हेलो साथियों, मैं सतीश कुमार तिवारी आप सभी लोगों का घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने पिछले क्लास में आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को अच्छी तरह कंप्लीट कराया था। अब जो हम लोगों का नया टॉपिक है एसएससी सीजीएल में, वो है भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था। उस टॉपिक का नाम क्या है साथियों? भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था। भारत में मुद्रा मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था। भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था। मनी एंड बैंकिंग, जैसा कि इसमें बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि मुद्रा भी जुड़ा हुआ है और बैंक भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक में मुद्रा से ही, बैंक में क्या काम होता है? मुद्रा का ही काम होता है। तो ये हैं दो चैप्टर, लेकिन एक साथ हम कंप्लीट कराएंगे। लेकिन उसमें भी सबसे पहले आपको बताएंगे, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे भारत में मुद्रा। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? भारत में मुद्रा। और ये भारत में जो मुद्रा की बात हम करने चल रहे हैं, वो आपके वनडे एग्जाम, एसएससी एग्जाम और अन्य परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले, आप लोग मुद्रा शब्द सुना होगा कि मुद्रा सर आखिर है क्या चीज? मुद्रा क्या होता है? या सर करेंसी किसको कहा जाता है? करेंसी किसे कहा जाता है? सर करेंसी किसे कहा जाता है? तो हम अगर डिफाइन करना चाहें, या मनी किसको कहा जाता है, तो मनी क्या होता है कि एक देश की सरकार के द्वारा पदार्थ की जिस इकाई को मान्यता प्रदान कर दी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? करेंसी कहा जाता है। सर और सरल तरीका से बताइए जरा, तो फिर से। पदार्थ की वह क्षमता जिसमें क्रय शक्ति पाई जाती हो, क्या पाई जाती हो? क्रय शक्ति पाई जाती हो, और सरकार द्वारा, उस देश की सरकार द्वारा क्या की गई हो? मान्यता प्रदान की गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें, तो ये लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह क्षमता, परिभाषा में क्या लिखेंगे? खूब ध्यान से समझना है बच्चों, एक एक चीज को हम समझाते चलेंगे। कि सबसे पहले हम करेंसी बताएंगे। करेंसी के बाद हम आप सभी को इसके प्रकार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर जब करेंसी नहीं था तब इकोनॉमी को कैसे चलाया जाता था, और जब करेंसी में सबसे पहले किस करेंसी की शुरुआत की गई, कब की गई, इन सब की बात हम करने चल रहे हैं, ठीक है। परिभाषा: पदार्थ की वह क्षमता, पदार्थ की पदार्थ की वह क्षमता, पदार्थ की वह क्षमता जिसमें क्रय शक्ति पाई जाती है। जिसमें क्रय शक्ति का मतलब बच्चों परचेजिंग पावर, जिसमें क्रय शक्ति पाई जाती है। पदार्थ की वह क्षमता जिसमें क्रय शक्ति पाई जाती है, तथा तथा सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दिया जाता है, या विधि ग्राह्य घोषित कर दिया जाता है।
सरकार द्वारा मान्यता, या ब्रैकेट में अंदर हम ये बात लिख रहे हैं विधिग्राह्य है। विधिग्राह्य का मतलब है बच्चों विधि से ग्रहित हो, यानी उस पर विधि की मान्यता प्रदान की गई हो, उसे कहा जाता है विधिग्राह्य। सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है या विधिग्राह्य कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। सर ये क्या आपने बताया, डिफाइन किया हमने करेंसी को, क्या कैसे डिफाइन किया? पदार्थ की वह क्षमता जिसमें क्रय शक्ति पाई जाती है तथा उस देश की सरकार द्वारा मान्यता या विधिग्राह्य कर दिया जाता है, मान्यता प्रदान कर दिया जाता है या विधिग्राह्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। भैया आज आप सभी लोग ये हमें बताएं कि जब आखिर सर अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं था तब उस समय अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी? तो बच्चों उस समय अर्थव्यवस्था हमारी चलाई जा रही थी वो एक्सचेंज के माध्यम से चलाई जा रही थी। वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, यानी जिसके पास जो उस वस्तु उपलब्ध रहती थी उसको दे करके अपनी आवश्यक वस्तु को ले लेता था उसके बदले में, तो उसे कहा जाता था विनिमय प्रणाली। क्या कहा जाता था? विनिमय प्रणाली। ऐसे समझिए बच्चों कि वस्तुओं के बदले जब वस्तुओं का लेन देन किया जाता है तो उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहां पर एक लाइन और हमें लिख सकते हैं कि वस्तु विनिमय, यहां हम कह सकते हैं कि जो विनिमय या जो विनिमय के माध्यम का कार्य करे, विनिमय के माध्यम का कार्य करे। देखिए खूब बड़े सावधानी से पढ़ा करें बच्चों, विनिमय के माध्यम का कार्य करे। विनिमय के माध्यम का मतलब है एक्सचेंज का काम करे, यानी हम पैसा दे करके जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? अगर हम पैसा दिए उसके बदले सामान लिए तो एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं? किसके बदले? पैसा के बदले हमें सामान मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य कर रहा है कि नहीं भाई? कर रहा है सर। तो वही हमने बात बताई कि जो विनिमय के माध्यम का कार्य करता है उसे भी क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं, इस बात को भी जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि आखिर मुद्रा की शुरुआत कब की गई या मुद्रा का विकास कब हुआ, क्यों किया गया? तो आप ये कह सकते हैं कि मुद्रा का विकास अच्छा, ये अर्थशास्त्री हैं, थोड़ा सा ये दो अर्थशास्त्रियों के ध्यान रखिएगा। दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने करेंसी से संबंधित परिभाषा बताई है। वो करेंसी से संबंधित परिभाषा में उनका नाम, मार्शल का नाम सुना होगा, जरा हम चर्चा कर दे रहे हैं। मार्शल ने क्या कहा था मुद्रा के संबंध में, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। घूमता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। इस बात को भी बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्शल ने मुद्रा के लिए क्या बोला था, तो उन्होंने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान क्या करता है? चक्राकार घूमता है।
सुबह से लेकर शाम तक जो जो पूरी इकोनॉमी दौड़ रही है, पूरे इकोनॉमी में लोग दौड़ रहे हैं, वो किसके लिए दौड़ रहे हैं? पैसे के लिए दौड़ रहा है। तो हम उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि अब मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार यानी अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो ये बात किसने बताई? मार्शल साहब ने। अच्छा, दूसरे एक अर्थशास्त्री और हैं जिनका नाम सुना होगा, बार बार इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन, हालांकि ये मुद्रा से ही रिलेटेड है इसलिए यहां पर परीक्षा में पूछा जाता है, ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम क्या बताता है? ग्रेसम बच्चों अर्थशास्त्री हैं, इनके बारे में भी बार बार पूछा जाता है। इनका ग्रेसम का नियम था मुद्रा के संबंध में कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा स्टेटमेंट है, जरा याद, एक एक पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, ये थोड़ा सावधानी रखिएगा बच्चों। बुरी मुद्रा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, चलन से बाहर कर देती है। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ ग्रेसम साहब के कहने का? मतलब हमारे पर्स में दो टाइप के नोट रहते हैं, एक कड़कड़ुआ नोट बच्चों और एक थोड़ा सा उस नॉर्मल नोट या कभी कभी सड़ी गली फटी नोट भी रहती है। तो आपके पर्स में अगर दोनों पैसे पड़े हुए हैं और कोई भी सामान खरीदना है बच्चों, तो आप सबसे पहले कौन सा पैसा निकालना चाहेंगे? सबसे पहले आप निकालना चाहेंगे जो सड़ी गली खटी फटी है, उस नोट को आप सबसे पहले निकालेंगे खर्च करने के लिए। तो यही साहब हैं ग्रेसम साहब ही कि इन्होंने क्या कहा कि जो खराब मुद्रवा रहा वो कड़कड़ुआ नोटवा चलने से क्या कर दिया? बंद कर दिया, रोक दिया कि तुम बैठो, अभी हमें खर्च करने दो, अभी हमें होने दो। तो यही स्टेटमेंट किसका है? इनका, ग्रेसम साहब का। इस एम पर बहुत बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इस स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा कौन क्या था। स्टेटमेंट देकर के नाम अर्थशास्त्री का पूछेंगे या इनके नियम के बारे में पूछेंगे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा बच्चों। अब आइए, आपने मुद्रा की परिभाषा जाना और दो अर्थशास्त्रियों के बारे में जाना, ठीक है कि उन्होंने मुद्रा के बारे में क्या कहा गया है। अब आइए हम मुद्रा का विकास की चर्चा करते हैं। मुद्रा का विकास, मुद्रा का विकास में, मुद्रा का विकास में अब सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, मुद्रा का विकास क्यों हुआ, किस लिए किया गया? कि वस्तु विनिमय की समस्या के समाधान को दूर करने के लिए। अच्छा है, आप ये बताओ कि जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था ना बच्चों, तो अर्थव्यवस्था में बड़ी कठिनाइयां होती थी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। अब पता लगा हमें शर्ट चाहिए और किसी को दाल की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? अगर भाई दाल वाले को गेहूं की जरूरत है, गेहूं वाले को दाल की जरूरत है, तो ये हम एक्सचेंज करके काम कर सकते थे। लेकिन जब गेहूं वाले को डालडा चाहिए, गेहूं वाले को रिफाइंड चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जरूरी होता था कि रिफाइन वाले को भी गेहूं की आवश्यकता हो तभी वो लेगा। तो ऐसी स्थिति में अदला बदली की क्रिया में समस्या आती थी और इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हुआ? मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो मुद्रा का विकास क्यों किया गया, इसको लिखेंगे या लिख सकेंगे, विनिमय की समस्या को, समाधान को दूर करने के लिए, या ऐसे लिख सकेंगे विनिमय व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था विनिमय व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए।
विनिमय व्यवस्था की समस्या को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए। तो ये भी लिख सकते हैं, विनिमय व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए, अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करने के लिए, क्या, या आर्थिक गतिविधि प्रदान करने के लिए, चाहे जो लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करने के लिए। गति प्रदान करने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, विनिमय व्यवस्था की समस्या को दूर करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए क्या हुआ, मुद्रा का विकास किया गया। अब अगर हम बात करें कि प्रारंभ में किस धातु के मुद्रा चलाया गया, एक धातु का चलाया गया, कागज का चलाया गया, तो इस बात की भी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। या मुद्रा की शुरुआत कब की गई, यहां पर शुरुआत, प्रारंभ, मुद्रा का प्रारंभ, भारत में मुद्रा का प्रारंभ या शुरुआत कब किया गया। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मुद्रा का प्रारंभ सबसे पहले सर्वप्रथम धातु के सिक्के चलाए गए थे। कब चलाए गए थे, तो यहां लिख सकते हैं, सर्वप्रथम 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 धातु मुद्रा का, सर्वप्रथम, आज देखते हैं धातु मुद्रा, आज सिक्का जो चलाए जा रहे हैं बच्चों, सिक्का जो चलाया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी धातु का है कि नहीं। आज वर्तमान का सिक्का जो है स्टील स्टील का है, जबकि देश आजाद हुआ था तो उस समय तांबे का चलाया गया था, फिर उसके बाद किसका चलाया गया, एल्यूमिनियम का चलाया गया। इसके पहले जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का शुरू में आया और उसमें जो धातु मुद्रा चलाई गई वो किस धातु की बनी होती थी, तो उसमें ध्यान रखिएगा बहुमूल्य धातु के सिक्के चलाए गए थे। तो सर्वप्रथम धातु के सिक्के चलाए गए, सिक्के चलाए गए, जो कब चलाया गया था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलाया गया था। कब चलाया गया था सर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके बाद आपने कहा सर बहुमूल्य धातु के सिक्के चलाए गए, तो बहुमूल्य धातु में कौन सा सिक्का चलाया गया था, और उसी सिक्के के माध्यम से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए, सर्वप्रथम, यहां पर ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम बहुमूल्य धातु यानी सर्वप्रथम सोने का सिक्का यही प्राचीन काल में चलाया गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके शासन काल में चलाया गया था, सिक्का हिंद यवन के शासन काल में, हिंद यवन के, या इंडो ग्रीक कह सकते हैं, हिंद यवन के शासन काल में चलाया गया था। किसके समय में, हिंद यवन के समय शासन काल में। उसके बाद आप सभी लोग देखते होंगे कि सोने का सिक्का जो चलाया गया सर्वप्रथम बहुमूल्य धातु का सिक्का, उसके बाद सोने के सिक्के के बाद किस धातु के सिक्के चलाए गए, तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसके समय में चलाया गया, हिंद यवन के शासनकाल में। ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप ये बताइए कि सर्वाधिक सोने का सिक्का, जबकि सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया था,
सर्वाधिक सोने का सिक्का आपका कहेंगे किसके शासन काल में चलाया गया था? तो गुप्त वंश में चलाया गया था। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में चलाया गया। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया था? शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया था? कुषाण वंश में, कुषाण वंश में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिक्कों को रुपया नाम से किसने चलवाया था, तो आप ध्यान रखेंगे सिक्कों को रुपया नाम से रुपया हर देश का बच्चों अपनी अपनी करेंसी है। रुपया नाम से किसके शासनकाल में चलाया गया था? कौन सा शासक चलाया था? सिक्कों को रुपया नाम से किसने चलवाया? शेरशाह ने चलवाया था। किसने? शेरशाह ने चलवाया था। अब बात ये आनी चाहिए कि ये जो शेरशाह ने चलवाया करेंसी, ये सब सिक्के रुपया नाम से दिया गया कब? शेरशाह समय के शासनकाल में। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है कि वर्तमान में सर वर्तमान में जो सिक्के हैं या जो रुपया है वो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, या जो भारत में मुद्रा है वो मुद्रा कौन सी मुद्रा है? कितने टाइप की मुद्रा पाई जा रही हैं? तो भैया 3 टाइप की मुद्रा होती है। वर्तमान में 3 टाइप की मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रचलन में है। एक सर धातु मुद्रा, एक सर पत्र मुद्रा और एक सर साख मुद्रा। तो आप अगर यहां पर कहें कि वर्तमान में कितने टाइप की मुद्रा प्रचलन में है, तो आप यहां कह सकते हैं वर्तमान में 3 प्रकार की मुद्रा प्रचलन में है। तीन प्रकार की मुद्रा प्रचलन में हैं। कौन कौन से सर? एक है धातु मुद्रा और एक है पत्र मुद्रा और तीसरा है साख मुद्रा। तीसरा है साख मुद्रा। देखिए वास्तव में तो 2 ही हैं, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा सर किसको कहा जाता है? जो धातु के बने होते हैं, जो सिक्के हैं वो धातु के बने हैं। और पत्र मुद्रा जो कागज के बने होते हैं। वो 2 रुपए के नोट से आप या 1 रुपए के नोट से देखते हैं, जो 2000, अब तो 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, 500 तक के नोट जो कागज के बने हुए हैं उसे क्या कहा जाता है? पत्र मुद्रा कहा जाता है। ये जो है नॉन लीगल टेंडर बनी है। साख मुद्रा जो है वो साख मुद्रा व्यापारिक बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, आपका डीडी हो गया, ठीक है, एटीएम कार्ड हो गया, ये सब आपका क्या है? साख मुद्रा। अगर हम कहें चेक, बैंक ड्राफ्ट, चेक क्या है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? चेक और बैंक ड्राफ्ट भी पैसे का लेन देन है, और पैसे का लेन देन ये हम स्वीकार करेंगे, चेक लेंगे या ना ले हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। डीडी हम लेंगे कि नहीं लेंगे हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हम पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा को लेने से इनकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो लीगल टेंडर मनी है। अगर उसको आपने कहा कि हम इस पैसे को नहीं स्वीकार करते तो आपको दंडित भी किया जा सकेगा। लेकिन जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा जारी किया गया मुद्रा है साख मुद्रा, ये अगर आप स्वीकार नहीं करते तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नॉन लीगल टेंडर मनी है। तो सर आप ये बात समझ में आ गई होगी
कि धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा जो आपने बताया सर, तो धातु मुद्रा का प्रचलन, धातु मुद्रा का प्रचलन, धातु मुद्रा का प्रचलन, धातु मुद्रा का प्रचलन, धातु मुद्रा का प्रचलन 6ठी शताब्दी लिखा आपने, 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व लिखा, ठीक है। अब उसके बाद सर पत्र मुद्रा कब चलाया गया था, पत्र मुद्रा कब चलाया गया था, या सर पत्र मुद्रा किसको कहा जाता है, जरा एक बार फिर से समझा दीजिए। नहीं समझाऊंगा, क्यों सर? क्योंकि एक बार बोलूंगा उसी में सुनना होगा आपको, जो आपके हित में होगा। पत्र मुद्रा सर किसको कहा जाता है, कागज की जो बनी मुद्रा होती है उसे पत्र मुद्रा कहा जाता है। ये सर्वप्रथम किसने, सर्वप्रथम कब किस बैंक के द्वारा जारी किया गया था, सर्वप्रथम 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 1806 में, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा, बंगाल के द्वारा जारी किया गया था, जारी किया गया था। और उसके बाद आते हैं शाख मुद्रा। तो शाख मुद्रा क्या होता है सर, शाख मुद्रा क्या होता है सर? तो आप ये लिख सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों के विकास के परिणाम स्वरूप, व्यापारिक बैंकों के, व्यापारिक बैंक समझते हैं दोस्त, बैंक जब पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। व्यापार करता हो काहे का, मुद्रा का, उसे व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ऋण का जो व्यापार करता है उसे क्या कहा जाता है, व्यापारिक बैंक। सर जैसे, अरे भैया जो सरकारी बैंकवा है, एसबीआई है, पीएनबी है, बड़ौदा है, केनरा है, सिंडिकेट है, देना है, हालांकि कुछ बैंक अब मर्ज कर दिए गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, केनरा बैंक है, ये सब, इंडियन ओवरसीज बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर के व्यापारिक बैंक हैं। और प्राइवेट सेक्टर के व्यापारिक बैंक, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, आपका यस बैंक है, सेंचुरियन बैंक है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। ये सब के सब क्या हैं, प्राइवेट बैंक है कि नहीं दोस्त? तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि शाख मुद्रा अगर पूछा जाता है क्या होता है, तो व्यापारिक बैंक के विकास के परिणाम स्वरूप, व्यापारिक बैंक के विकास के परिणाम स्वरूप शाख मुद्रा का चलन चला। शाख मुद्रा, शाख, व्यापारिक बैंकों के विकास के परिणाम स्वरूप शाख मुद्रा का प्रचलन चला। सर जैसे, जैसे सर, जैसे मेरे भाई, जैसे सर चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इत्यादि, ये सब कौन सी करेंसी हैं? ये सब बच्चों आपके शाख मुद्रा हैं। तो मेरे भाई इतना ध्यान से समझ लिए होंगे। अब आज कितने मुद्रा के क्या काम हैं, जरा इसको भी या पूछ लिया जाए कि वर्तमान में पूरे दुनिया में कौन सी मुद्रा व्यवस्था कार्य कर रही है। तो धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा तो चल रहे हैं, लेकिन मुद्रा के अध्ययन के आधार पर भी दो टाइप की मुद्रा होती है। एक कौन सी सर, धातु मुद्रा,
और एक है सर धातु मुद्रा या वास्तविक मुद्रा, उसी को कहा जाता है पदार्थ मुद्रा जिसको कहा जाता है, और एक है पत्र मुद्रा। तो इसमें ध्यान इस बात को देना है बच्चों कि धातु मुद्रा का जो मुद्रा था उसके अध्ययन के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया, एक मानक मुद्रा और दूसरा सांकेतिक मुद्रा। सर मानक मुद्रा किसको कहा जाता है और सांकेतिक मुद्रा किसको कहा जाता है? मानक मुद्रा उस मुद्रा को कहा जाता है जिसके जो अच्छे किस्म के मुद्रा होते हैं, जैसे सर सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, ये सब क्या है? मानक मुद्रा है बच्चों। और जो कागज के द्वारा जो बनी गई मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा है। जिस मुद्रा का अंकित मूल्य उसके धातु मूल्य से अधिक होता है उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। और यही सांकेतिक मुद्रा वर्तमान में क्या है? पूरे दुनिया में प्रचलन में है। तो यहां पर ये लिख सकते हैं वर्तमान में पूरे दुनिया में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में है। सांकेतिक मुद्रा, सर सांकेतिक मुद्रा किसको कहा जाता है प्लीज एक बार और बता दीजिए। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में है। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में है। पूरे दुनिया में जो करेंसी है कुछ किस मुद्रा के नाम से जाना जाता है, यही बात ध्यान में रखना होगा। सांकेतिक मुद्रा आंसर क्या होगा? सही होगा। या सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, सांकेतिक मुद्रा मुहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। किसने जारी किया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। ये बात आपने समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों। सर सांकेतिक मुद्रा कहते किसको, जरा एक बार और फिर से बता दीजिए। जिस मुद्रा का अंकित मूल्य, यानी अंकित जो 500, 200, 300, 400 लिखा नहीं रहता मेरे दोस्त, 400 नहीं, 200, 500, 100, 50, 20, 10, 5 का नोट होता है कि नहीं होता है? तो उस पे अंक में लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? तो वही अंकवा जो है वैल्यू रखता है कि उस पर कितना लिख दिया गया, वही से उसका वैल्यू निकाला जाता है। तो वही अंक ही उसका मेन है। कागज उगज का कोई बहुत मतलब नहीं है। सरकार जिस दिन मान्यता हटा ले उस दिन कागज से भी बेकार हो जाएगा। कागज तो प्रयोग में आ जा सकता है। ठीक है। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि वह मुद्रा जो जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से जितना बने बा, जितने मूल्य का उससे ज्यादा होकर अंकित मूल्य बा, उस मुद्रा को कौन सा कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। अब आज आप लोग जानते होंगे बच्चों कि पूरे दुनिया में, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में है। हम आएगा तो कर ले जाएंगे। ठीक है। इतनी सारी बातें हमने आपको बताया है, एक एक पॉइंट राम बाण हैं। सारे के सारे पॉइंट हम समझाते भी हैं, परीक्षा की दृष्टि से बताते भी हैं, और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी बताते हैं, और आने वाले जो आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आई है। चलिए सर, अब आगे क्या मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, थोड़ा कुछ और फैक्ट बता देते हैं, तब उसके बाद चर्चा करते हैं। जैसे सर आज वर्तमान में दोहरी मुद्रा व्यवस्था कार्य कर रही है। कौन सी मुद्रा व्यवस्था? दोहरी, एक प्राथमिक और एक दूसरी दोहरी। तो जो पहली मुद्रा व्यवस्था है वो भारत सरकार का है। 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है। जबकि 2 रुपए के नोट से लेकर
जितने भी नोट छापे जा रहे हैं वो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? तो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर हम जो नोटों का निर्गमन है वो पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, नोटों का निर्गमन, अब यहां से तो 100% परीक्षा में पूछा जाता है। नोटों का निर्गमन, नोटों का निर्गमन का मतलब होता है 2 रुपए के नोट से लेकर वर्तमान में, वर्तमान में 2 रुपए के नोट से लेकर, 2 रुपए के नोट से लेकर 500 तक के नोट, 500 तक के नोट, 500 तक के नोट, आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, आरबीआई द्वारा जारी किया जा रहा है। आरबीआई द्वारा जारी किया जा रहा है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है। सर 2 रुपए के नोट से लेकर 500 नोट तक आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है। अब ये जो नोट जारी किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, उसके लिए आरबीआई ने एक मान निर्धारित किया गया है, मान निर्धारित किया गया है कि जो नोट हमारे द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसका एक मुद्रा मान होगा, कोड होगा कि जो रुपया अर्थव्यवस्था में प्रचलन में जा रही है वो कहां कहां से जा रही है, तो उसके लिए स्टोर होगा कि नहीं होगा। तो वही आरबीआई द्वारा जो कोड निर्धारित किया गया उसी को कहा जाता है आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान। और यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुने। आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान, आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान, अब यही समझना है बच्चों। पहला है M1, M1 प्लस M1 प्लस C प्लस DD प्लस OD। दूसरा है M2, M2 में क्या आता है सर? सर M2 में क्या आता है? M2 में आता है M1 प्लस डाकघर में, डाकघर के बचत खाते में जमा। M1 प्लस डाकघर के बचत खाते में जमा। और नंबर 3 M3, M3 में क्या आता है सर? M1 प्लस बैंकों के समस्त जमा, बैंकों के समस्त जमा। बैंकों के समस्त जमा। सर चौथा है M4, M4 में कौन सी करेंसी आती है? M1 प्लस डाकघर की समस्त जमा।
बड़ा मस्त क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और ध्यान से समझना होगा बच्चों। यहाँ पर सर आप ये क्या बता रहे हैं? हम भी बता रहे हैं आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान। सर ये आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान क्या होता है? तो बच्चों आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था में पैसा जा रहा है उस पैसे को कहां से स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो M1 वही क्या है? आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान। अगर पूछ लिया कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान में सबसे बृहद मुद्रा मान कौन है, सबसे तरल मुद्रा मान कौन सा है, सबसे संकुचित मुद्रा मान कौन सा है, या तरलता क्रम में कौन से मुद्रा मान है, ये आपको परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर M1 क्या, मनी को कहा जाता है, और वो डिसाइड किया है आरबीआई ने कि सी का मतलब सर M1 में अगर पूछ लिया जाए कि आरबीआई के निर्धारित मुद्रा मान M1 के अंतर्गत आता है, कौन कौन सी करेंसी आती हैं, तो सी का मतलब क्या होता है सर? सी का मतलब होता है कैश या नगद। क्या होता है? कैश, इसको कह सकते हैं कैश। डीडी का मतलब क्या होता है सर? डिमांड डिपॉजिट। सर ओडी का मतलब क्या होता है? अदर डिपॉजिट। जरा इसका मतलब बताएंगे सर? हाँ भैया, अगर पूछ लिया कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित मुद्रा मान M1 में क्या आता है, तो जो अर्थव्यवस्था में कैश, तरल अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो दौड़ रही है कैश के रूप में, वो वाला पैसा प्लस बैंकों के सेविंग अकाउंट में जो लोगों के पैसे जमा हैं, बचत खाते में जो पैसा जमा हुआ है, वो पैसा प्लस ओडी अदर डिपॉजिट, बैंकों के व्यापारिक बैंकों के पैसा जो आरबीआई के पास जमा हुए होते हैं, उसे कहा जाता है अदर डिपॉजिट। तो सी प्लस डी प्लस ओडी आपका अंतर्गत किस मुद्रा मान के अंतर्गत आते हैं? M1 के अंतर्गत आते हैं बच्चों। और फिर पूछा जाएगा कि M2 के अंतर्गत कौन सा मुद्रा मान आता है, तो आप ये कहेंगे कि M1 प्लस डाकघर के बचत खाते में जमा। क्या कहा जाएगा? M1 तो आएगा ही आएगा, जैसे बैंक में पैसा जमा होता है मेरे भाई, वैसे डाक खाने में भी पैसों का लेन देन किया जाता है। डाक खानों में भी खातों में पैसा डिपॉजिट किया जाता है, खाता खुलते हैं। तो उस तरह से जो डाकघर के बचत खाते में पैसा जमा है, वो पैसा प्लस M1 वाला पैसा मिला देते हैं, तो कौन सा पैसा कहा जाता है आरबीआई का? M2। तो अगर परीक्षा में आ जाएगा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान में M2 के अंतर्गत कौन कौन से पैसा आते हैं, तो आप कर ले जाओगे जी सर। M3 में कौन सा पैसा आता है, तो आप कहेंगे M1 तो आता ही है सर, बैंकों के समस्त जमा। हे मेरे भाई, M1 में जो बैंकों के पैसा जमा था वो सेविंग अकाउंट वाला पैसा जमा था, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सिर्फ लोगों का सेविंग अकाउंट ही नहीं होता, लोगों के करेंट अकाउंट भी होते हैं, सैलरी अकाउंट भी होते हैं, एफडी भी होता है, पीपीएफ भी होता है कि नहीं मेरे भाई? तो वो जितना पैसा बैंकों के खाते में सब पैसा लेकर के, यहां पर सेविंग अकाउंट वाला पैसा बैंक का था, ध्यान रखना होगा, और यहां पर बैंकों के सारे अकाउंट में जो पैसे हैं वो पैसा प्लस M1 वाला पैसा मिला देंगे, तो आरबीआई का कौन सा मुद्रा मान हो जाएगा? M3 हो जाएगा। मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर अगर पूछा जाए कि M4 में क्या आता है सर, तो आप कहेंगे M1 प्लस डाकघर के समस्त जमा। सर डाकघर के तो जमा यहां भी था और यहां भी आप, ये बच्चों सेविंग अकाउंट वाला पैसा डाकघर का था, तो वो वाला पैसा प्लस M1 आपका क्या बना था? M2 बना था। लेकिन जो M4 बन रहा है वो M1 प्लस डाकघर के समस्त जमा बन रहे हैं मेरे भाई।
यानी डाकघर में कई तरह से लोगों के पैसा जमा होते हैं, तो उस डाकघर के जितने भी जमा, कुल जमा प्लस M1 को अगर शामिल कर देंगे तो M4 आ जाता है। इस बात को मैं समझता हूं कि खूब आसानी से समझ में आई होगी मेरी बात। बच्चों इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आरबीआई द्वारा कितने निर्धारित मुद्रा मान है? 4 टाइप की, M1, M2, M3, M4। और M1 के अंतर्गत क्या आता है, M2 के अंतर्गत क्या आता है, M3 के अंतर्गत क्या आता है। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि सर आरबीआई द्वारा सबसे तरल मुद्रा मान क्या है? प्रश्न क्या है, जरा इनको देखें। आरबीआई द्वारा आरबीआई द्वारा आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान टोटल कितना है? 4 है। 4 है, ठीक है। सबसे तरल मुद्रा मान अगर पूछ लिया, सबसे तरल मुद्रा आरबीआई का कौन सा है? तो आप उत्तर देंगे M1 है सर। क्यों कि सबसे इकोनॉमिक्स में जो कैश वाला पैसा दौड़ रहा था वो किसके पास था? M1 के पास था। और सबसे बृहद मुद्रा मान, सबसे बृहद मुद्रा मान किसके पास, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? तो बच्चों आप यहां पीछे हम चल के देखते हैं कि ये देखिए सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है। इसमें तो M1 में तो होगा नहीं क्योंकि M1 अकेला है, लेकिन M2, M3, M4 बड़े हैं क्योंकि यह सभी में M1 शामिल है। अब सभी में M1 शामिल है तो सबको तीनों होंगे नहीं, पर पूछ रहा है बृहद मुद्रा मान। तो ये बताओ डाकघर के बचत खाते में पैसा ज्यादा होगा कि डाकघर के समस्त खाते में पैसा ज्यादा होगा? समस्त खाते में जमा होगा कि नहीं होगा? पैसा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब फिर इनमें तुलना करें M3 और M4 में, तो M1 प्लस बैंकों के समस्त जमा ज्यादा होंगे कि M1 प्लस डाकघर के समस्त जमा ज्यादा होंगे? M1 प्लस बैंकों के समस्त जमा होंगे। तो आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई कि सबसे बृहद मुद्रा मान M3 का है। और अगर पूछ लिया कि सबसे संकुचित मुद्रा मान कौन सा है, सबसे संकुचित मुद्रा मान किसका है? तो आप उत्तर देंगे M1, क्योंकि सबसे कम पैसा किसके पास है? M1 के पास है। अब कैसा क्वेश्चन बन सकेगा? इस 3 टाइप के क्वेश्चन तो बने कि सबसे आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा मान में सबसे तरल मुद्रा मान किसका है? M1 का है। सबसे बृहद मुद्रा मान किसका है? M3 का है। सबसे संकुचित मुद्रा मान क्या है? M1 का है। अगर पूछेगा तरलता क्रम में लगाइए, तरलता क्रम में, तो आप ऐसे कहेंगे M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। सबसे ज्यादा तरल मुद्रा मान M1 के पास, फिर M2 के पास, फिर M3 के पास, फिर M4 के पास। ये तरल मुद्रा मान है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये था आपका निर्धारित मुद्रा मान से संबंधित। अच्छा, 2-4 क्वेश्चन और आपसे थोड़ा सा पूछे जा सकेंगे। जैसे मुद्रा के संबंध में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मुद्रा के संबंध में दशमलव प्रणाली कब लागू किया गया था? तो भारत में मुद्रा के संबंध में दशमलव प्रणाली की शुरुआत, दशमलव मतलब दशमिक, यानी 1 रुपया में पहले कई चवन्नी होता रहा, कई चवन्नी होता रहा, 8 चवन्नी हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अब कई आना होता था? 16 आना। दार्शनिक व्यवस्था चल रही थी। तो मुद्रा के संबंध में दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? प्रणाली की शुरुआत
शुरुआत, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया। कब किया गया था? 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न आपका बन सकेगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका बन सकेगा भैया कि ये बताइए भारत में नया पैसा की शुरुआत कब की गई थी? भारत में नया पैसा भी चलाया गया था। पैसवा जो नाज लिखा रहता है ना, सिक्का पर पैसा, वो पहले नया पैसा या न्यू पैसा लिखा रहता था। तो भारत में नया पैसा कब चलाया गया था? नया पैसा चलाया गया, अरे मेरे भाई, नया पैसा चलाया गया 1957 में ही। कब? 1957 में ही। फिर इसे अरे क्या हो जाए, फिर पुनः पैसा कर दिया गया, पुनः पैसा कर दिया गया, पैसा कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1964। या ये पूछ सकते हैं कि जो नोटों का निर्गमन किया जा रहा है, उस जितना रुपया अर्थव्यवस्था में चाहिए उससे ज्यादा रुपया आरबीआई छापती है कि कम रुपया छापती है कि जरूरतमंद रुपया छापती है? तो नोटों का निर्गमन जो वर्तमान में हो रहा है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर किया जा रहा है। किस पे? जितना जरूरत हो उससे कम पैसा छापा जाएगा। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि रुपए का सिंबल किसने दिया था? रुपए का सिंबल जो था वो किसने दिया था? सिंबल डी उदय कुमार IITian है। पहले रुपया अलग लिखा जाता था, अब रुपए का सिंबल क्या है? ये है। रुपए का सिंबल किसने दिया था? डी उदय कुमार ने। कब? 2010 में। कब दिया था? 2010 में दिया था। मेरे भाई इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जा सकता, देखिए फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब जैसे हम आपको पढ़ाएंगे, जब विमुद्रीकरण मौका रहेगा पढ़ाऊंगा डेमोनेटाइजेशन, तो उसमें चर्चा करूंगा रुपया का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो करेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वही भर बताई जा रही हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रश्न हमारे दिमाग में और आ रहा था कि जो आपसे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटों का निर्गमन, आरबीआई के द्वारा जो नोटों का निर्गमन किया जा रहा है, नोटों का निर्गमन, जो नोटों का निर्गमन किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है? न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली। जितना जरूरत है उससे कम पैसा क्या किया जा रहा है? जारी किया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम चीजों को और लगाएंगे, जैसे मुद्रा के कार्य क्या हैं। तो मुद्रा के दो कार्य होते हैं, एक प्राथमिक कार्य, एक द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य में क्या कार्य सर आता है? आरबीआई का प्राथमिक कार्य में क्या क्या आते हैं वो, और आरबीआई के द्वितीयक कार्य में क्या क्या, सॉरी, मुद्रा के द्वितीयक कार्य के अंतर्गत क्या आता है। तो ये बातें हम अगले क्लास में चर्चा कर देंगे 5 मिनट, ठीक है। लेकिन हमारा अगला क्लास जो होगा वो बैंकिंग व्यवस्था होगा, ठीक है, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। तो करेंसी से संबंधित आज इतना ही, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम जब आरबीआई पढ़ाएंगे तो उसमें ले आएंगे बात को, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई।